Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening. How are you all? I am your online mentor and I welcome you all to my YouTube channel. I will cover in this video series cost accounting for MGSU which is in BCom part 2. मैं इन वीडियोस में हर कॉन्सेप्ट को डिटेल में कवर करने वाला हूँ, so you can refer these videos to get conceptual clarity for other exams as well. So stay with me and learn your subject क्योंकि when you learn well you earn well. इसी के साथ मैं आज हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का पहला चैप्टर को स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसको मैंने कॉस्ट शीट एंड बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग नाम दिया है। ठीक है, मैंने 16 पेजेस में सारे कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के कवर कर लिए हैं। इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस की वीडियो सीरीज़ अलग होगी। सो अभी हम कॉन्सेप्ट्स को पहले कवर कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चंस भी देख लेंगे साथ साथ में। सो हमारा चैप्टर 1 है कॉस्ट शीट एंड बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग। ठीक है, इस चैप्टर को मैंने अलग अलग कॉन्सेप्ट्स में डिवाइड कर रखा है। अब हम पहले कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे। पहला कॉन्सेप्ट हमारे को बताता है कि कॉस्टिंग क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होता है, कॉस्ट मैनेजमेंट क्या होता है। इन चारों पॉइंट्स को समझने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हमारी कॉस्ट क्या होती है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी कॉस्ट से। कॉस्ट होता क्या है? कॉस्ट की डेफिनेशन पढ़ देते हैं पहले। ठीक है, कॉस्ट की डेफिनेशन बोलती है कॉस्ट कैन बी डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। ये अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर हमारा खर्चा होता है, उसको बोलते हैं इनकर्ड, जो हम इनकर करते हैं, या फिर जो हम एट्रीब्यूट कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट, आर्टिकल या सर्विस को। ठीक है, अब इसका मतलब समझते हैं। ठीक है, हम नोशनल एक्सपेंस पढ़ने जा रहे हैं। नोशनल एक्सपेंस क्या होता है? नोशनल एक्सपेंस को हम बोलते हैं काल्पनिक खर्चा। ये हमारा काल्पनिक होता है, यानी ये हम एक्चुअल में इनकर नहीं करते, नॉट इनकर्ड एक्चुअली। ठीक है, ये हम एक्चुअली इनकर तो नहीं करते, बट वी कंसिडर इट इन फाइनेंशियल अकाउंट, इन कॉस्ट अकाउंटिंग ओनली। हम इसको कंसिडर करते हैं कॉस्ट अकाउंट्स में। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। हम इसका एग्जांपल में बनाता हूँ, चलो एलन मस्क से बना लेते हैं। एलन भैया जो थे, ये हमारे टेस्ला से सैलरी लेते थे। $10 लाख की, और इनके पास एक हाउस था जिसका ये रेंटल इनकम जहाँ से मिलती थी इनको 5 लाख की। टोटल इनकम होगी इनकी 15 लाख की। ठीक है, इनके मन में आया कि चलो एक नया बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। एलन भैया के दिमाग में आया कि जो हाउस है इसको तोड़ के एक फैक्ट्री लगा लेते हैं। अभी फैक्ट्री लगाई, इसमें क्या करते हैं वो क्लोथ्स बनाते हैं। क्लोथ्स से ये टी शर्ट बनाते हैं। अब ये टी शर्ट को बेचते हैं, टी शर्ट को बेच के ये करते हैं, तो इनको टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगी इसमें 100 लाख की। ठीक है, और इन्होंने टी शर्ट्स बेची, सेल की 200 लाख में। ठीक है, हो गया। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट आता है हमारे पास। इनको टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 100 लाख का प्रॉफिट हो गया। ये हम कंसिडर करते हैं, आज तक हमने किया है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। पर जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं तो कॉस्ट अकाउंटिंग बोलता है ये खाली आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 100 लाख नहीं है, इसमें हमारे को नोशनल एक्सपेंसेस भी ऐड करने होते हैं। इस केस में हमारे लिए नोशनल एक्सपेंस क्या होगा? जो सैलरी अलोन भैया ने छोड़ दी इसको यहाँ पे टाइम देने के लिए, यानी 10 लाख की सैलरी जो इन्होंने छोड़ी, और जो घर का जो रेंट था जो इनों का फोरगो हुआ है 5 लाख, वो भी यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कंसिडर होना चाहिए। ये बोलता है कॉस्ट अकाउंटिंग। नोशनल एक्सपेंस ये होते हैं हमारे। ठीक है, तो जब हम इनको कंसिडर करते हैं तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ के हो जाती है 115 लाख हो जाती है। हमारी क्या होती है? सेल्स हमारी होती है 200 लाख की, और हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टोटल आ जाती है 100 लाख तो थी इसके पहले से, प्लस
10 लाख की सैलरी प्लस 5 लाख की रेंटल इनकम, तो ये हो जाता है हमारा 115 लाख। जब 115 लाख हम 200 लाख में से माइनस करते हैं तो हमारा आता है 85 लाख का प्रॉफिट। समझ में आया? नोशनल एक्सपेंस मतलब वही एक्सपेंस होता है जो काल्पनिक होता है। ये एक्सपेंस हमने एक्चुअल में इनकर तो नहीं किया है, पर इसको हम कंसिडर करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए, ताकि हमारे को प्रॉपर पोजीशन पता लग सके। ठीक है, ये हमारा नोशनल एक्सपेंस हो गया। अब हम देखते हैं कि कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल और इनकर्ड में क्या डिफरेंस होता है। इनकर्ड तो जो हमने कॉस्ट पे की है वो हो गई, एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के रिलेशन में जो हमने कॉस्ट पे की है वो इनकर्ड हो गई। अब एट्रीब्यूटेबल क्या होता है? एट्रीब्यूटेबल का मीनिंग होता है, जैसा कि डिक्शनरी बताती है हमारे को, एट्रीब्यूटेबल होता है कैपेबल ऑफ बीइंग एट्रीब्यूटेड, एस्क्राइबल या इम्प्यूटेड। कैपेबल ऑफ बीइंग एट्रीब्यूटेड, अलाउड टू बी एट्रीब्यूटेड, या फिर कैपेबल ऑफ बीइंग एट्रीब्यूटेड। एट्रीब्यूटेड का मतलब ये हो गया, इसका हम इन रिलेशन टू ऐसी कॉस्ट जिसका उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट से, उस आर्टिकल से या उस सर्विस से कोई रिलेशन हो, उस कॉस्ट को हम बोलते हैं कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं कि हमारा मेन कॉन्सेप्ट जो था कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटेंसी, वो क्या होता है। तो अब हम चलते हैं हमारे कॉस्टिंग पे। कॉस्टिंग बोलता है, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। बोले कॉस्टिंग बोलता है इट इज़ टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ एसरटेनिंग कॉस्ट। समझ में आ गया होगा। कॉस्टिंग में क्या करते हैं हम, कॉस्ट को एसरटेन करने के लिए जो टेक्निक या जो प्रोसेस लगा रहे हैं उसको बोलते हैं कॉस्टिंग। ठीक है, फिर आते हैं हम हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग पे। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या बोलता है? कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट विच बिगिनस फ्रॉम रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, या फिर और बेसिस ऑन विच दे आर इनकर्ड, एंड ends with preparation of periodical financial statements and reports for ascertaining and controlling the cost। कॉस्ट अकाउंटिंग बोलता है जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग बोलता है कि ये कॉस्ट को अकाउंट करने का प्रोसेस है जो स्टार्ट होता है रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर से और एंड होता है प्रिपरेशन ऑफ पीरियोडिकल स्टेटमेंट और रिपोर्ट्स में, जिससे कि हम कॉस्ट को एज सर्टेन और कंट्रोल कर सकते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग हमारा समझ में आ गया होगा। अब हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉस्ट अकाउंटेंसी। हमने पढ़ा है कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होता है। कॉस्टिंग हमने पढ़ा था, ये टेक्निक्स और प्रोसेस है टू एज सर्टेन कॉस्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग देखा था, हम अकाउंट करते हैं कॉस्ट को ताकि हम रिपोर्ट्स वगैरह प्रिपेयर कर सकें, जिससे क्या हो, हम कॉस्ट को एज सर्टेन और कंट्रोल कर सके। ये हमारा हो गया कॉस्ट अकाउंटिंग। जब हम कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स, मेथड्स और टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं साइंस, आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल में और एसरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी में, तब उसे हम बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी। ठीक है, इसमें क्या होता है, इट इंक्लूड्स, इसमें ये भी इंक्लूडेड होता है कि इंफॉर्मेशन जो हमारे को मिली है, दैट इन्फॉर्मेशन डिराइव्ड देयर फ्रॉम फॉर द पर्पज़ ऑफ मैनेजरल डिसीजन मेकिंग। हम डिसीजन मेकिंग के लिए जो इन्फॉर्मेशन हमको मिली है उसको प्रेजेंट करना भी इसी अकाउंटेंसी में, कॉस्ट अकाउंटेंसी में इंक्लूडेड होता है। ठीक है, तो इसकी एक बार डेफिनेशन पूरी साथ में पढ़ देते हैं। कॉस्ट अकाउंटेंसी बोलते हैं इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, मेथड्स एंड टेक्निक्स टू साइंस, आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एंड ascertainment ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। इट इंक्लूड्स
includes presentation of information derived therefrom for the purpose of managerial decision making। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉस्ट अकाउंटेंसी। अब हम देखते हैं कॉस्ट मैनेजमेंट क्या होता है। कॉस्ट मैनेजमेंट बोलता है जब हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स मेथड्स को अप्लाई करते हैं टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन नीडेड टू प्लान मॉनिटर एंड कंट्रोल कॉस्ट, उसको बोलते हैं हम कॉस्ट मैनेजमेंट। अब ये कौन से मेथड हम कॉन्सेप्ट्स मेथड्स किस किस चीज़ के हम यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं कलेक्शन एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा वाले कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर से वाला। इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स मेथड्स ऑफ कलेक्शन एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन नीडेड टू प्लान मॉनिटर एंड कंट्रोल कॉस्ट। ठीक है, एक बार कॉन्सेप्ट नंबर 1 रिवाइज करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1 में हमने देखा कि कॉस्टिंग क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होता है और कॉस्ट मैनेजमेंट क्या। इन चारों चीज़ों से पहले हमने ये देखा कि हमारी कॉस्ट क्या होती है। तो कॉस्ट हमने ये देखा कि कॉस्ट अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर होता है जो कि एक्चुअल होता है या नोशनल होता है। ठीक है, जिसको हम इनकर करते हैं या फिर जिस कॉस्ट को हम एट्रीब्यूट कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट आर्टिकल और सर्विस के लिए, वो हमारी कॉस्ट हो गई। ठीक है, फिर आता है हम हमारे कॉस्टिंग पे बढ़े तो हमको ये पता लगा जब हमको कॉस्ट पता लगानी होती है तो जिन टेक्निक्स और प्रोसेस को हम यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं कॉस्टिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में आए तो कॉस्ट अकाउंटिंग बोलते हैं कि वो प्रोसेस होता है जिसमें हम कॉस्ट को अकाउंट करते हैं, जो कि स्टार्ट होता है इनकम और एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करने से और एंड हो जाता है प्रिपरेशन ऑफ पीरियोडिकल स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्ट्स से, जिससे कि हम कॉस्ट को एसरटेन करते हैं और कंट्रोल करते हैं। कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होता है? कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स मेथड्स और टेक्निक्स को अप्लाई करता है साइंस आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल और एसरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, और जिसमें हम इंफॉर्मेशन जो हमको मिली है उसको प्रेजेंट करते हैं ताकि हम मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सके, उसको बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी। फिर आता है कॉस्ट मैनेजमेंट। जब हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को उन मेथड्स ऑफ कलेक्शन एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा को यूज़ करते हैं टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन नीडेड टू प्लान मॉनिटर एंड कंट्रोल कॉस्ट, उसको बोलते हैं हम कॉस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट। कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे मूव ऑन करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 2 बोलता है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। हमारा पहला मेन ऑब्जेक्टिव होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का कि हमको कॉस्ट का पता लग जाए, यानी कि एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट इज़ द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड ऑब्जेक्टिव पे। सेकंड ऑब्जेक्टिव बोलता है डिटरमाइनिंग ऑफ सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। हाउ कॉस्ट अकाउंटिंग helps in determining selling price and profitability। जब तक हमको कॉस्ट का पता नहीं होता, तो तब तक हम सेलिंग प्राइस कैसे डिसाइड कर सकते हैं। यानी मान लो हमको अभी कॉस्ट का पता नहीं है तो हमने सेलिंग प्राइस डिसाइड कर ली हमारी एक यूनिट की 10 रुपये। अब हमने कॉस्ट का पता लगाया नहीं और इसको 10 रुपये में ही बेच दिया, हमने 1000 यूनिट बेच दिए, हमारी सेल हुई 10,000 की। पर जब हमने साल ख़त्म होने के बाद में कॉस्ट का पता लगाया तो हमारी कॉस्ट आ रही थी 15 रुपीज़ पर यूनिट। तो हमने क्या किया, हमारी टोटल कॉस्ट थी 15,000 सोल्ड गुड्स की। ठीक है, अभी 15,000 में क्या हुआ, हमारे को 5,000 का लॉस हो गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने पहले कॉस्ट को डिसाइड नहीं किया था, हमको कॉस्ट पता नहीं थी और हमने सीधा ही सेलिंग प्राइस डिसाइड करके सब बेच दिया था। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि हमने कॉस्ट को नहीं देखा था। तो जब तक हमको कॉस्ट का नहीं पता होता तब तक हम पेटी और सेलिंग प्राइस को डिसाइड नहीं कर सकते। सेलिंग प्राइस को डिसाइड करने के लिए हमारे को कॉस्ट का पता होना ज़रूरी है। ठीक है, फिर होता है कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल करना क्या होता है? कॉस्ट कंट्रोल होता है टू मेंटेन कॉस्ट एट a predetermined लेवल। ठीक है, इससे क्या करते हैं, कॉस्ट कंट्रोल करना, यानी हम कंट्रोल करेंगे कॉस्ट जो हमने पहले डिसाइड की है।
तो हम उसमें क्या कहते हैं, पहले तो हम ये डिटरमाइन करेंगे कि हमारी प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है। ठीक है, फिर हम देखते हैं हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस जो होता है, यानी हम जब काम करते हैं तो उसको हम मेज़र करते हैं हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है, फिर हम एक्चुअल को कंपेयर करते हैं। तीसरा स्टेप होता है हम कंपेयर करते हैं, और चौथा हम एनालाइज करते हैं कि हमने हमारे रिजल्ट्स को अचीव किया या नहीं किया। अगर नहीं किया तो उधर वेरिएंस आएगा यानी डिफरेंस, और उन वेरिएंसेस पे हम अप्रोप्रिएट एक्शंस लेते हैं। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो मैं एक रिमोट बना रहा हूँ। अब रिमोट को मैंने डिटरमाइन किया कि ये मेरा एक रिमोट है जो हमारा 50 रुपये में बन जाना चाहिए। ठीक है, ये मैंने मेरी प्री डिटरमाइन कर लिया। और जब ये रिमोट बन के बाहर फैक्ट्री से अपने बाहर आया, यानी तैयार हुआ ये फैक्ट्री में जब रिमोट, तो ये रिमोट की कॉस्ट पड़ रही थी मेरे को 75 रुपीज़। ठीक है, ये एक्चुअल कॉस्ट है। ये हमारा स्टेप 1 था, मैंने डिसाइड किया था। ये हमारा स्टेप 2 है, हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र किया। अब हम स्टेप 3 पे चलते हैं। स्टेप 3 था हमारा इन दोनों को कंपेयर करना। तो जब हम इनको कंपेयर कर रहे हैं तो कंपैरिजन देखा तो क्या हुआ, 25 रुपीज़ कॉस्ट हमारी ज़्यादा है फ्रॉम प्री डिटरमाइंड। अब जो 25 रुपीज़ ज़्यादा है, ये कंपेयर करके जब हमने निकाले हैं, इसको बोलते हैं हम 25 रुपीज़ को बोलते हैं वेरिएंस। अब इस वेरिएंस को करेक्ट करने के लिए हम स्टेप्स लेंगे, बहुत सारे स्टेप्स ले सकते हैं। वन ऑफ द स्टेप्स हो सकते हैं मे बी हम कह सकते हैं कि जो मटेरियल है उसको थोड़ा सही से यूज़ करें ताकि एफिशिएंट यूज़ हो सके। एफिशिएंट यूज़ ऑफ मटेरियल लगा सकते हैं। या हम कर सकते हैं रिड्यूस कर सकते हैं वेजेस। ठीक है, प्रॉपर मेंटेनेंस कर सकते हैं ऑफ मशीन्स ताकि हमारी प्रोडक्शन सही हो सके। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉस्ट कंट्रोल। अब हम देखते हैं कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन और कॉस्ट कंट्रोल में डिफरेंस क्या है। कॉस्ट कंट्रोल बोलता है हम एक लेवल पर मेंटेन करके रखेंगे हमारी कॉस्ट को, और कॉस्ट रिडक्शन होता है कि हम जो हमारी प्रेजेंट लेवल ऑफ कॉस्ट है उसको रिड्यूस करना चाहते हैं। ठीक है, और इन सभी के साथ पॉइंट में आता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। अब ये कैसे करता है हेल्प, वो और देख लेते हैं। मान लो हमारे को एक बिल्डिंग बनानी है, ये हमारा प्रोजेक्ट 1 है हमारा। ठीक है, ये हमारे को स्टार्ट करना है, ये हमको स्टार्ट करना है प्रोजेक्ट नंबर 1। ठीक है, अब इस प्रोजेक्ट के लिए हमको ये तो पता है, इस प्रोजेक्ट के लिए हमारे को ये पता है तो इनकम तो मिलेगी। इन फ्यूचर इनकम्स हमारी होगी 15 लाख की। ठीक है, अब हम ये बाहर आउटराइट दिखे तो हमारे को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, प्रोजेक्ट पर जब हम ध्यान से देखते हैं तो इस प्रोजेक्ट के लिए हमारी कॉस्ट लग रही है 10 लाख की। तो हमारा नेट होता है 5 लाख की इनकम। जब तक हमारे को कॉस्ट पता नहीं है तब तक अब हम डिसीज़न नहीं ले सकते, क्योंकि हो सकता है कॉस्ट हमारी 10 की जगह 20 लाख हो, तो हमारे को यहाँ पे 5 लाख का लॉस भी हो सकता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग हमारे को डिसीजन मेकिंग में भी मैनेजमेंट को हेल्प करती है ताकि वो एक प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करे या नहीं करे। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे। कॉन्सेप्ट नंबर 3 है हमारा सम बेसिक टर्म्स यूज्ड इन कॉस्टिंग। पहला हमारा टर्म है कॉस्ट ऑब्जेक्ट। अब ये देखते हैं कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। कॉस्ट ऑब्जेक्ट होता है कोई भी प्रोडक्ट सर्विस या फिर कुछ भी हो, उसको हम
प्रोडक्ट, सर्विस, कस्टमर या डिपार्टमेंट हो, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कॉस्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके लिए सेपरेट मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट रिक्वायर होता है। सेपरेट मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट मतलब, मान लो मैंने एक रिमोट बनाया, ठीक है, अभी रिमोट है, इसके लिए मैं मेरी कॉस्ट एसरटेन कर सकता हूँ, ठीक है। वैसे ही मान लो मैंने कोई मोबाइल फ़ोन बनाया, आईफोन बनाया, मान लो आईफोन बना लिया मैंने, आईफोन बनाया तो उसका क्या है, उसके भी मैं एक यूनिट के ऊपर अपना कॉस्ट एसरटेन कर सकता हूँ। तो ये हमारा आईफोन हो गया, ये हमारा रिमोट हो गया, ये हमारे क्या हुए, ये हमारे कॉस्ट ऑब्जेक्ट हुए। ऐसे मान लो मैं एक बैंक हूँ और बैंक में कोई कस्टमर आ रहा है, तो एक कस्टमर क्या हुआ हमारे लिए, कॉस्ट ऑब्जेक्ट हुआ। ऐसे ही मेरी फैक्ट्री है बड़ी सी, ठीक है, इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट है। ये हमारा परचेज़ का डिपार्टमेंट हो गया, ये हमारा सेल्स का हो गया, ये हमारा ह्यूमन रिसोर्स हो गया, ठीक है। अब इन हर एक डिपार्टमेंट के ऊपर मैं मेरी कॉस्ट अलग अलग काउंट कर सकता हूँ। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स क्या हो गए, ये मेरे लिए कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो गए। हमारा कॉस्ट ऑब्जेक्ट समझ में आ गया। अब हम चलते हैं कॉस्ट यूनिट पे। कॉस्ट यूनिट क्या होती है, ये प्रोडक्ट होता है, सर्विस होता है या फिर टाइम होता है, ठीक है, इन रिलेशन टू विच कॉस्ट में बी एसरटेन्ड और एक्सप्रेस्ड, ठीक है। दीज आर यूजुअली यूनिट्स ऑफ फिजिकल मेजरमेंट। ये क्या होता है, इनको हम यूनिट्स ऑफ फिजिकल मेजरमेंट पे बोलते हैं। जैसा कि एग्जांपल क्या हो गया, जैसे कि हमारे कितने यूनिट्स हैं, नंबर ऑफ़ यूनिट्स हो गए, कितना वेट है, कितने वेट के लिए कितनी कॉस्ट लग रही है, कितने एरिया के लिए कितना कॉस्ट आ रहा है, कितना वॉल्यूम के लिए कितना कॉस्ट आ रहा है, ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम के लिए कितना कॉस्ट आ रहा है, कितने हावर्स पे कितना कॉस्ट आ रहा है, उसको बोलते हैं हमारा कॉस्ट यूनिट। यानी इसका एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है, या कॉस्ट पर आवर, या कॉस्ट पर केजी, ठीक है, इसको बोलते हैं। कॉस्ट ड्राइवर्स क्या होते हैं, कॉस्ट ड्राइवर होते हैं वो फैक्टर होते हैं या वेरिएबल होते हैं जिनकी वजह से लेवल ऑफ कॉस्ट चेंज होता है। इट इज़ जनरली एन एक्टिविटी विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉस्ट इनकरेंस। इसका एग्जांपल देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। अगर हमारा वॉल्यूम प्रोडक्शन बढ़ता है तो हमारी कॉस्ट भी बढ़ती है, ठीक है। जैसा मशीन सेटअप है या टेस्ट परफॉर्म, जब भी हमारा टेस्ट परफॉर्म ज़्यादा होते हैं तो हमारी कॉस्ट बढ़ती है, और जैसे ही टेस्ट्स कम होते हैं तो हमारी कॉस्ट डिक्रीज़ हो जाती है। तो इस केस में क्या हुआ, टेस्ट जो है वो हमारे क्या है, कॉस्ट ड्राइवर्स है। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स पे आ जाते हैं हमारा फोर्थ पॉइंट बोलता है जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती है उसमें नंबर ऑफ़ फंक्शंस जो होते हैं वो भी बढ़ते हैं, जिससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर चेंज होता है और उसका वॉल्यूम और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस भी ग्रो होती है। मैनेजमेंट फिर ये डिसाइड करता है कि उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर देनी चाहिए, जिससे क्या होता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाता है, और ये डिपार्टमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बोलते हैं। अब टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर कौन से होते हैं, पहला टाइप है हमारा कॉस्ट सेंटर, यानी ये कॉस्ट सेंटर होता है। कॉस्ट सेंटर क्या होता है, ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर होता है जो अकाउंटेबल होता है कॉस्ट के इनकरेंस के लिए, ठीक है। ये दो टाइप के हो सकते हैं। टाइप कौन से, एक तो हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर है, दूसरा है हमारा डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेंटर। अब स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर देखते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर क्या बोलता है, ये वो सेंटर होता है जहाँ पे क्या होता है, आउटपुट को मेज़र कर सकते हैं और इनपुट को भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। आउटपुट रेशियो हमारा डिफाइन रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं 100 अगर रॉ मटेरियल दे रहा हूँ तो मेरा आउटपुट आएगा 50 का, 50 यूनिट्स FG मेरे प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। 100 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल से इसका इनपुट आउटपुट रेशियो क्या हो गया, इसका इनपुट आउटपुट हो गया 2:1। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं 2 रॉ मटेरियल हमारे इनपुट दूंगा तो मेरे को एक का आउटपुट मिलेगा। ये हमारा डिफाइंड रहेगा, ये हमारा स्टैंडर्ड हो गया। अगर ये कहीं पे चेंज हो रहा है, मान लो जैसा कि मेरे को 3 रॉ मटेरियल लगाना पड़ रहा है खाली 1 यूनिट के लिए, तो ये हमारा चेंज हो गया। तो इस डेविएशन को हम, ये डेविएशन का पता लगा सकते हैं,
स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर्स में, ठीक है। और इस डेविएशन को हम पता लगाएंगे और डेविएशन का पता लगा के इसको हम दो चीज़ों में क्लासीफाई करते हैं। पहला हमारा होता है कंट्रोलेबल कॉस्ट्स और दूसरा होता है अनकंट्रोलेबल कॉस्ट्स, ठीक है। और प्रॉपर एक्शन लेते हैं। इसका दूसरा पार्ट है डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेंटर। डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेंटर क्या होता है? ये वो कॉस्ट सेंटर होता है जिसका आउटपुट कैन नॉट बी मेजर्ड इन फाइनेंशियल टर्म्स एंड इनपुट आउटपुट रेशियो कैन नॉट बी डिफाइंड। जैसे कि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है हमारा, उसका हम ना ही तो इनपुट देख सकते कितना मिल रहा है हमारे को, ना ही उसका आउटपुट पता लगता है, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉस्ट सेंटर्स। अब हम आते हैं रिवेन्यू सेंटर पे। रिवेन्यू सेंटर क्या होता है? रिवेन्यू सेंटर इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर दैट इज़ अकाउंटेबल फॉर जनरेशन ऑफ रिवेन्यू फॉर द एंटिटी। जो हमारे रिवेन्यू के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जो डिपार्टमेंट, उसको बोलते हैं रिवेन्यू सेंटर। फिर आता है प्रॉफिट सेंटर। प्रॉफिट सेंटर में क्या होता है? जैसे कि हमारे रिवेन्यू जनरेशन पहले हमने देखा था रिवेन्यू सेंटर होता है, उसको ही इनकरेंस ऑफ एक्सपेंडिचर के लिए रिस्पॉन्सिबल करा दे तो हमारे प्रॉफिट सेंटर्स बन जाते हैं। दीज आर डिसेंट्रलाइज्ड ब्रांच ऑफिसेस। एग्जाम्पल है इसका डिसेंट्रलाइज्ड ब्रांच ऑफिसेस, ठीक है। इन्वेस्टमेंट सेंटर क्या होता है? ये वो सेंटर होते हैं जो खाली प्रॉफिट्स के लिए अकाउंटेबल नहीं होते बट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए भी होते हैं। इसका एग्जांपल हम देखते हैं ऑटोनोमस ब्रांचेस, या फिर हम SBUs बोल सकते हैं, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट नंबर 4 पे बढ़ते हैं, लिमिटेशंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। लिमिटेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग क्या बोलते हैं? जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं तो ये एक्सपेंसिव होता है क्योंकि हमारे को 2 बुक ऑफ रिकॉर्ड्स बनाने पड़ते हैं। रिकॉर्ड्स कौन से बनाने पड़ते हैं? कॉस्ट के भी बनाने पड़ते हैं और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के भी बनाने पड़ते हैं। वे 2 बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करने के लिए हमारे को कॉस्ट लगती है। वह कॉस्ट जो है ये बढ़ जाती है क्योंकि हमारे को खाली एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग का नहीं करनी है, कॉस्ट अकाउंटिंग भी करनी है। इसी की वजह से हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है, इसीलिए हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग एक्सपेंसिव हो जाता है। अब बोलता है रिक्वायरमेंट ऑफ रिकन्सिलेशन। रिक्वायरमेंट ऑफ रिकन्सिलेशन कैसे होता है? जैसा कि हमने पहले देखा था कि नोशनल एक्सपेंसेस जो होते हैं वो कॉस्ट अकाउंटिंग तो कंसिडर करता है पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं करता। इस वजह से क्या होता है, इन दोनों के प्रॉफिट्स डिफ़र करते हैं। अब इस डिफरेंस को रिकंसाइल भी किया जाना चाहिए और रिकंसाइलेशन कंपलसरी हो जाता है क्योंकि हमारे प्रॉफिट्स में डिफरेंस आता है। ये हमारा दूसरा लिमिटेशन, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। जैसे कि अकाउंटेंट है, उसको 2 सेट ऑफ बुक्स बनाने पड़ते हैं। एक में तो वो कॉस्टिंग की एंट्री करेगा, दूसरे में करेगा वो बुक कीपिंग अपनी नॉर्मल वाली। अब ये जब ये डबल काम कर रहा है तो उस एक बंदे को अपना, अगर ये कॉस्टिंग नहीं होता तो उसको खाली बुक कीपिंग करनी पड़ती, इसलिए क्या हो रहा है उसका एफर्ट्स डुप्लीकेट हो रहे हैं, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो रहा है। यहाँ पे जो एंट्री कर रहा है वो यहाँ पे भी उसको करनी पड़ेगी कॉस्टिंग में भी, इसीलिए डुप्लीकेशन ऑफ वर्क भी होता है कॉस्ट अकाउंटिंग में। अब हम चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 5 में, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, यानी हम कैसे कॉस्ट्स को अलग अलग क्लासीफाई कर सकते हैं। इसके बहुत सारे बेसिस है। हम पहले बेसिस स्टार्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर और एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट पढ़ने से पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, पहले एक स्टोरी सुन लेते हैं। ये एलोन भैया हमारे, इन्होंने क्या किया, एक फैक्ट्री लगाई, बड़ी सी फैक्ट्री लगाई इन्होंने, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, ये AC रिमोट बनाते हैं, खाली AC के रिमोट बनाते हैं। अब AC के रिमोट बनाने के लिए इन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक बड़ी सी मशीन लगा रखी है, ठीक है। यहाँ से क्या करते हैं, रॉ मटेरियल डालते हैं,
यहाँ से रिमोट निकाल लेते हैं। ठीक है, अब इस रिमोट को जो बनाया है, देखो ये इनका रिमोट है LNVA का, बिल्कुल आईफोन जैसा बनाया इन्होंने। ठीक है, इसमें क्या लगाया, इसमें क्या क्या लगाया, रॉ मटेरियल हमारा लगा, रॉ मटेरियल लगा प्लास्टिक। एक इन्होंने क्या किया, डिस्प्ले लगाई, एक बैटरी लगाई। अब ये मशीन को चलाने के लिए यहाँ पे वर्कर्स खड़े थे। ठीक है, वर्कर्स बैठाए उन्होंने। अब इन वर्कर के ऊपर क्या था, एक हमारे सुपरवाइज़र जी थे जो इनको देखते थे। ठीक है, हो गया। अब ये मशीन जब चल चल के थक जाती है तो इसमें क्या करना पड़ता है, हमारे को ऑयलिंग करनी पड़ती है प्रॉपर टाइमिंग पे। ठीक है, और इनके अलावा भी ये जहाँ पे फैक्ट्री ली थी उसका हमारे को रेंट देना पड़ता है। ठीक है, इस मशीन को लगाने के लिए यहाँ पे एक फाउंडेशन बनाया गया। इस फाउंडेशन का हमारे को फाउंडेशन बनाया, ये फाउंडेशन का भी हमारे को एक्सपेंस हुआ। ठीक है, ये हमारा हो गया एक्सपेंसेस। ठीक है, अब इसको रिलेट करते हैं हमारे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर वाले से। तो नेचर क्या बोलता है, या तो हमारा मटेरियल कॉस्ट होगा, या फिर हमारा लेबर का कॉस्ट होगा, या फिर कोई अदर एक्सपेंस होगा। इसमें देखते हैं हमारे पास मटेरियल के कॉस्ट कौन से थे। मटेरियल के कॉस्ट थे हमारे, मटेरियल क्या क्या लगा हमारे को लगा प्लास्टिक लगा, डिस्प्ले लगी, बैटरी लगी, और मटेरियल लगा हमारे को ऑयलिंग का, ऑयल लगा था हमारे को। ठीक है, अब इसमें जो डायरेक्टली रिलेटेड है, जैसे कि हमारा है मटेरियल कॉस्ट को हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में देखेंगे। डायरेक्टली हमारे कौन से रिलेटेड है, डायरेक्टली हमारे बैटरी, डिस्प्ले और प्लास्टिक। ठीक है, इनडायरेक्ट में आ गया हमारा ऑयलिंग या ऑयल जो हमारा। ठीक है, अब लेबर देखते हैं। लेबर हमारे डायरेक्ट लेबर कौन से जो ये हमारे वर्कर्स थे ABC, ये हमारे सुपरवाइज़र LNVA। तो हमारे डायरेक्ट लेबर कौन हो गए, डायरेक्ट लेबर हो गए ABC, और ये हमारे LNVA हमारे लेबर हो गए। ठीक है, अब हम देखते हैं अदर एक्सपेंसेस कौन से लगे हमारे को। अदर एक्सपेंसेस लगे हमारे को, रेंट का एक्सपेंस लगा एक तो, और एक फाउंडेशन का एक्सपेंस लगा। अगर ये फाउंडेशन नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, तो हमारा प्रोडक्शन नहीं होगा। ये फाउंडेशन के लिए जो एक्सपेंस लगा ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, और जो रेंट हम दे रहे हैं वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। ठीक है, जब हम डायरेक्ट को एक साथ कर लेते हैं, जैसे मान लो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को एक साथ ले लेते हैं तो वो हमारी प्राइम कॉस्ट होती है। ठीक है, और जब हम इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को एक साथ करते हैं, ठीक है, तो वो होता है हमारे ओवरहेड्स। वो ओवरहेड्स को हम अलग अलग क्लासीफाई कर सकते हैं। ओवरहेड्स हो सकते हैं या तो हमारे प्रोडक्शन ओवरहेड हो, या एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हो, या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे, जो कि है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। अब फंक्शंस के बेसिस पे हम कॉस्ट को कैसे क्लासीफाई करेंगे वो देखते हैं। फंक्शंस के बेसिस पे हम कॉस्ट को 7 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं, जिसका हमारा पहला पार्ट है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, यानी वो मटेरियल कॉस्ट जो कि हमारी डायरेक्ट है। दूसरी है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, तीसरा है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और फिर हम फोर्थ से हमारे हो जाते हैं ओवरहेड्स चालू। अब ओवरहेड्स को इन्होंने कितने पार्ट में तोड़ा है, 5 पार्ट्स में ओवरहेड्स को तोड़ दिया है। पांचों पार्ट कौन से है, पहला हमारा प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, वो ओवरहेड यानी वो इनडायरेक्ट खर्चे जो प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है उन्हें हम बोलते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड। और जो इनडायरेक्ट खर्चे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस से रिलेटेड है उनको हम एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में डाल देते हैं। और जो ओवरहेड के खर्चे सेलिंग से रिलेटेड है उनको हम बोलते हैं सेलिंग ओवरहेड। जो
इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में लगे हैं उनको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ऐसे ही जो खर्चा हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे लगा है, जो इनडायरेक्ट खर्चा हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे लगा है उसे हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओवरहेड्स बोलते हैं। ठीक है, ये कैसे हुआ ये हम ऊपर देख चुके हैं। जैसे कि ओवरहेड्स को मैंने बताया था प्रॉपर प्रोडक्शन ओवरहेड्स में, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में करते हैं। इसी का एक और पार्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओवरहेड यहाँ पे बताया गया है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को अलग अलग दिखाया है, सेलिंग अलग है, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अलग है। तो ये कितना हुआ, 1 2 3 4 और इसके साथ में ये हमारा साथ में क्या है हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओवरहेड्स। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड क्लासिफिकेशन बोलता है ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर हम कॉस्ट को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। इसमें क्या है कि एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट देखते हैं। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट कौन से होंगे, ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर। ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर हम क्लासीफाई कर सकते हैं फिक्स्ड कॉस्ट में, वेरिएबल कॉस्ट में और सेमी वेरिएबल कॉस्ट में। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, ये वो कॉस्ट होती है जो कि पीरियड से रिलेटेड होती है और जो प्रोडक्शन के जो चेंजेस होते हैं उसकी वजह से चेंज नहीं होती, यानी जो फिक्स्ड रहती है। हम कितना भी लेवल ऑफ प्रोडक्शन रहे हमारा, यानी मान लो कि अगर हम 1 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो अभी ये कॉस्ट 1000 रहेगी, और अब हम चाहे 10 लाख यूनिट से क्यों ना प्रोड्यूस करें तो अभी ये जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो 1000 ही रहेगी। ठीक है, ये हो गई हमारी फिक्स्ड कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट बोलता है, वेरिएबल कॉस्ट होती है दीज आर दोज कॉस्ट दैट इनकर्ड पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, जो हम 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन के लिए इनकर करते हैं और जो चेंज होती है एज द लेवल ऑफ प्रोडक्शन चेंजेस, यानी जैसे जैसे हमारा प्रोडक्शन का लेवल चेंज होता है वैसे वैसे ही हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होती रहती है। मान लो अगर हमारा एक यूनिट के लिए हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर 5 रुपीज़ है तो ये हमारे 10 यूनिट्स के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी हो जाएगी 5 रुपीज़ इंटू 10 यूनिट्स, जो कि हो जाएगी 50 रुपीज़। ठीक है, अब सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती है इट इज़ द कॉम्बिनेशन होता है ये फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट का। अब हम देखते हैं हमारा फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ कैसे बनता है। फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ हमेशा रहता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है हमारी, ये हमारी वाई एक्सिस है, ये हमारी कॉस्ट रहती है यहाँ पे, और ये हमारा आउटपुट रहता है। तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट का सीधा रहता है हमेशा फिक्स्ड कॉस्ट का। ठीक है, ग्राफ हमेशा ऐसे। वेरिएबल कॉस्ट का देखें तो वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ हमारा ऐसा रहेगा। वेरिएबल कॉस्ट 0 से स्टार्ट होती है और जैसे जैसे हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है, जैसे जैसे हमारा आउटपुट बढ़ता है, वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट हमारी इंक्रीज होती रहती है। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ कैसे बनेगा। सेमी वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ ऐसा बनता है, ये 0 तो होती नहीं है कभी, ये ऊपर से बढ़ती है क्योंकि यहाँ पे एक फ़िक्स्ड कॉस्ट का एलिमेंट होता है। ये हमारा फिक्स्ड कॉस्ट का एलिमेंट इसमें इंक्लूडेड होता है। तो अब क्या होता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट में हमारे को क्या करना पड़ता है, हमारे को है ना सेग्रीगेट करना पड़ता है इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब ये सेग्रीगेशन हम करेंगे कैसे। इसके हमारे पास 5 मेथड है। पहला है हमारे पास ग्राफिकल मेथड, दूसरा है हाई लो मेथड, तीसरा है एनालिटिकल मेथड, चौथा है कंपैरिजन बाय पीरियड मेथड और पांचवा है लीस्ट स्क्वायर मेथड। अब हम स्टार्ट करते हैं सेग्रीगेशन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट, यानी हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट को फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में कैसे डिवाइड कर सकते हैं वो देखते हैं। अब हमारा पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में हम क्या करते हैं, हमारा पहला स्टेप होता है हम डाटा को लेते हैं, जितने हमारे टोटल कॉस्ट के डाटा है उनको हम ग्राफ में प्लॉट कर देते हैं। ठीक है, जहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमारा आउटपुट रहता है और वाई एक्सिस पे हमारी कॉस्ट रहती है। जैसा कि आप देख सकते हो ये हमारी एक्स एक्सिस है, यहाँ पे हमने क्या किया, नंबर ऑफ़ यूनिट्स को प्लॉट किया। और ये हमारी वाई एक्सिस है, यहाँ पे हम
टोटल कॉस्ट को हमने यहाँ पे प्लॉट किया। तो हमारा एक पॉइंट है यहाँ पे, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पाँचवा पॉइंट, छठा पॉइंट, सातवां, आठवां, ऐसा पॉइंट हमने प्लॉट कर दिए टोटल कॉस्ट के। फिर सेकंड स्टेप है, हम हमारा जजमेंट लगाएंगे और एक ऐसी लाइन बनाएंगे जो दैट पासेस थ्रू ऑल और मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स, यानी इन पॉइंट्स के बीच से जो गुजरे, यानी मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स को पॉइंट्स के बीच से गुजरे। तो मैंने ये वाली लाइन बनाई इसमें, ठीक है, ये वाली लाइन बनाई। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी टोटल कॉस्ट की लाइन है, ठीक है, टोटल कॉस्ट की लाइन हो गई। तो अभी बोलते हैं कि स्टेप नंबर 3 देखता है, द पॉइंट एट विच अब वो लाइन कट्स वाई एक्सिस, ये जहाँ पे वाई एक्सिस को कट करती है, ये यहाँ पे कर रही है, ये हमारे क्या है, $20,000, ठीक है, $20,000 पे कट कर रही है। तो वो क्या होती है, वो हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होती है। एंड अगर मैं यहाँ पे एक लाइन बना देता हूँ, ये लाइन बना दी मान लो मैंने, तो ये हमारी क्या होती है, हमारी फिक्स्ड कॉस्ट लाइन होती है। फिक्स्ड कॉस्ट हो गई हमारी 20,000। और अब हमारे को अगर वेरिएबल कॉस्ट का पता लगाना है, तो अब हम वेरिएबल कॉस्ट का कैसे पता लगाएंगे। मान लो 50,000 है, इस वाले पॉइंट पे हमारे को वेरिएबल कॉस्ट का पता लगाना है। पे हमारी 50,000 टोटल कॉस्ट है, हमारी टोटल कॉस्ट तो ये होगी, फिक्स्ड कॉस्ट हमारी 20,000, तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट इस पॉइंट पे निकलेगी 30,000। ऐसे हम वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफिकल मेथड से पता लगाएंगे, ठीक है। हम चलते स्टेप नंबर 4 में, जो कि बोला वेरिएबल कॉस्ट एट एनी पॉइंट कैन बी डिराइव्ड बाय डिडक्टिंग फिक्स्ड कॉस्ट फ्रॉम टोटल कॉस्ट। ये हमने ऐसे करके देख लिया, ठीक है। अब हम चलते हैं मेथड नंबर 2 पे, हाई लो मेथड। हाई लो मेथड क्या है, हाई लो मेथड में क्या होता है, हमारे को हाईएस्ट लेवल ऑफ सेल्स एंड कॉस्ट दी होती है, तो लोएस्ट लेवल ऑफ सेल्स और कॉस्ट हमारे को प्रोवाइडेड रहता है। जैसा कि इस एग्जांपल में देखते हैं, इस एग्जांपल में क्या किया है, हमारे को हाईएस्ट लेवल ऑफ सेल्स दे रखी है। हाईएस्ट लेवल ऑफ सेल्स कितनी दे रखी है, हमारे को 140 दे रखी है, और हमारी लोवेस्ट लेवल ऑफ सेल्स है 80,000। इसका डिफरेंस आता है हमारे पास 60,000 का। और टोटल कॉस्ट दे रखी है हमारे को हाईएस्ट 72,000 और लोवेस्ट दे रखी है 60,000। इससे क्या होगा कि हमारा डिफरेंस आता है 12,000 का, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे हम चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन, हमारा वेरिएबल कॉस्ट आता है, वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज आता है चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स, ठीक है। हमने किया तो क्या है, हमारे 0.2 ऑफ सेल्स आता है, जिसको हम बोलते हैं 20% ऑफ सेल्स होता है। तो वेरिएबल कॉस्ट एट हाईएस्ट लेवल आती है हमारे पास 28,000। अब हम देखेंगे कि हाईएस्ट पॉइंट पे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कैसे आएगी। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हम निकालेंगे, टोटल कॉस्ट ये 140 नहीं है भाई, यहाँ पे 72,000 है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारी हाईएस्ट पॉइंट पे 72,000 में से हमारी वेरिएबल कॉस्ट 28,000 जब हम लेस करेंगे तो 44,000 हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का पता लग गया, तो अब हम इससे हमारे लोवेस्ट पॉइंट पे वेरिएबल कॉस्ट क्या आएगी, हमारे लोवेस्ट पॉइंट पे वेरिएबल कॉस्ट आएगी हमारी टोटल कॉस्ट, जो कि है 60,000 माइनस फिक्स्ड कॉस्ट 44,000। तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट एट लोवेस्ट पॉइंट आएगी 16,000, ठीक है। ओके, मेथड नंबर 3 पे आता है हमारा। मेथड नंबर 3 क्या बोलता है, इसमें क्या होता है कि एक कॉस्ट अकाउंटेंट जो होता है वो अपने डिस्क्रिप्शन पे या फिर अपने जजमेंट्स पे क्या करता है कि वेरिएबल कॉस्ट का लेवल डिसाइड कर देता है और उसी के हिसाब से सारी कंप्यूटेशन कर देता है, ठीक है। ये उसके एक्सपीरियंस के बेस पे करता है। एक्सपीरियंस कॉस्ट अकाउंटेंट होता है, वो अपने एक्सपीरियंस पे वेरिएबल कॉस्ट का लेवल डिसाइड करता है और उसी लेवल से वो सारी कंप्यूटेशन कर लेता है, ठीक है। अब हम चलते हैं मेथड नंबर 4, कंपैरिजन बाय पीरियड या लेवल ऑफ प्रोडक्शन मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें वेरिएबल ओवरहेड्स इज डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग टू लेवल ऑफ आउटपुट्स। इसमें हम 2 लेवल ऑफ आउटपुट को कंपेयर करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास जनवरी में क्या था, हमारा प्रोडक्शन आउटपुट था 100 का और फरवरी में 140 का, जिससे हमारा सेमी वेरिएबल कॉस्ट 260 की और 300 की आ रही थी, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या होता है हमारा, वेरिएबल कॉस्ट यूनिट होता है चेंजेस इन अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी हमारा अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर 40 से चेंज हुआ तो 40 डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। तो
चेंज इन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट कितना है 40, तो हमारा क्या था 40 डिवाइड बाई 40 ₹1 पर यूनिट हो जाती है हमारी वेरिएबल कॉस्ट। तो इसी से क्या होता है हमारा वेरिएबल कॉस्ट निकालते हैं। जनवरी में हमारी वेरिएबल कॉस्ट 100 रहेगी और फरवरी में 140 रहेगी। इसी के साथ हमारा फिक्स्ड कॉस्ट भी पता लग जाएगा, क्योंकि 100 हमारी वेरिएबल कॉस्ट है तो जन में हमारी फिक्स्ड कॉस्ट 160 रहेगी। ऐसे ही फेब में भी हमारी 160 ही फिक्स्ड कॉस्ट रहेगी। ठीक है, अब हमारा आता है मेथड नंबर 5, लीस्ट स्क्वायर मेथड। लीस्ट स्क्वायर मेथड में क्या होता है, इसमें हम एक लीनियर इक्वेशन बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं y = mx + c। y का मतलब क्या होता है, यहाँ पे y होती है हमारी टोटल कॉस्ट, m होता है हमारा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, और c हमारा क्या है, c हमारा वॉल्यूम ऑफ, तो c है हमारे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम ऐसे लिखते हैं, टोटल कॉस्ट = वेरिएबल कॉस्ट इंटू x हमारा वॉल्यूम प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। यही तो होता है हमारा टोटल कॉस्ट, और क्या होता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे एग्जांपल पे। ठीक है, एग्जांपल हमारे को क्या दे रखा है, हमारे को कैपेसिटी दे रखी है एक 60% की और एक 80% की। इसमें हमारा वॉल्यूम हमारा दिया है लेबर आवर्स का। लेबर आवर्स कितने हैं हमारे पास 150 के, और 80% पे हमारे 200 के। जिससे हमारा सेमी वेरिएबल कॉस्ट कितनी दे रखी है, टोटल दे रखी है हमारे को 1200 दे रखी है 60% आउटपुट पे, और 1275 दे रखी है हमारे 80% आउटपुट पे। तो अब हम देखें = mx + c, उसमें हम हमारी वैल्यूज़ पुट करते हैं। y क्या था हमारा, y में हमने वैल्यूज़ पुट की। y हमारा पहले वाले में देखते हैं कौन से पे, 60% लेवल पे देखते हैं। y हमारा होता है टोटल कॉस्ट = वेरिएबल कॉस्ट इंटू आउटपुट, वॉल्यूम ऑफ आउटपुट यानी 150 आवर्स, प्लस में फिक्स्ड कॉस्ट हमारे को बता रखी है, नहीं बता रखी तो प्लस c। ठीक है, जैसा है वैसा का वैसा रख देंगे। अब हम आगे चलते हैं 80% कैपेसिटी पे। 80% कैपेसिटी पे हमारी सेमी वेरिएबल कॉस्ट थी 1275, और हमारी वेरिएबल कॉस्ट m जो एज इट इज़ हमने रख ली, और लेवल ऑफ आउटपुट था 200 आवर्स का। ठीक है, प्लस में c फिक्स्ड कॉस्ट। अब इसको हम सोल्व करते हैं, इसको हम सोल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं। सॉल्विंग 1 and 2 वी गेट, सॉल्विंग 1 and 2 हम कैसे सोल्व करेंगे वो इधर देखते हैं। हमारा क्या था 1275 = m × 200 प्लस c, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, सेकंड में से हम पहली इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, तो 1200 = m × 150 प्लस c, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, ये इधर माइनस का, ये भी माइनस का, और ये भी माइनस का। ठीक है, इससे ये गया 1275 होता है, तो इधर हमारे पास 75 बचता है। 75 = 50m, तो हमारा m = होता है, ये हमारा क्या होता है, m = 75 डिवाइड बाई 50, जो कि हमारा आता है 1.5। ठीक है, हमारा m आ गया 1.5। तो अब हम m को है ना कोई भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, जिससे हमारा c आता है 975 का। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। इससे क्या हुआ, हमने वेरिएबल कॉस्ट को अलग अलग डिवाइड करना सीख लिया। समझ गए, कितने मेथड देखे हमने, 5 मेथड देखे। हमारा पहला मेथड था ग्राफिकल मेथड में क्या किया था हमने, जो हमारे पास डाटा था उसको ग्राफ में हमने प्लॉट किया। एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया आउटपुट, और वाई एक्सिस पे ले लिया हमने कॉस्ट। ठीक है, अब जैसे जैसे हमने ये प्लॉट किए थे, इनके बीच से एक लाइन हमने ड्रॉ की। ये हमारी लाइन जो थी वो टोटल कॉस्ट की लाइन थी। ये वाली जो लाइन जहाँ पे वाई एक्सिस को कट कर रही है वो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट रहती है। अब हमारे को किसी भी पॉइंट पे अगर फिक्स वेरिएबल कॉस्ट का पता लगाना है, तो अब हम क्या करते हैं, कॉस्ट से, टोटल कॉस्ट वाले पॉइंट से इस फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट आ जाती है। ठीक है, ये हमारा हो गया ग्राफिकल मेथड। सेकंड था हमारा हाई लो मेथड। हाई लो मेथड में क्या किया, हमारे को दो लेवल दे देते हैं, एक तो हाईएस्ट लेवल दे देते हैं, एक लोवेस्ट लेवल दे देते हैं। वहाँ पे सेल्स दे दी हमारे को, टोटल कॉस्ट दे दी। सेल्स और टोटल कॉस्ट जब हमारे को पता रहती है तो हम क्या करते हैं, चेंज इन टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं।
और चेंज इन सेल्स निकाल लेते हैं। जब चेंज इन टोटल कॉस्ट को हम चेंज इन सेल्स से डिवाइड करते हैं तो हमारे को परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट पता लग जाता है। परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट पता लग गया तो हम वेरिएबल कॉस्ट का पता लगा लेते हैं, उसको अप्लाई करते हैं हमारे सेल्स पे तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट आ जाती है। ठीक है, इससे हम हमारे फिक्स्ड कॉस्ट का पता लगा लेते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट का पता लगाने के बाद में हम कोई भी लेवल पे ये हमारा फिक्स्ड कॉस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि फिक्स तो हमेशा फिक्स रहती है। तीसरा मेथड था हमारा एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड में क्या होता है, एक एक्सपीरियंस्ड कॉस्ट अकाउंटेंट अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से एम्पेरिकली यानी खुद के जजमेंट से डिसाइड कर देता है कि टोटल कॉस्ट में से कितना कितना पोर्शन वेरिएबल कॉस्ट का है। ठीक है, ये हमारा हो गया थर्ड मेथड। फोर्थ मेथड था कंपैरिजन बाय पीरियड या लेवल ऑफ प्रोडक्शन। कंपैरिजन बाय पीरियड और लेवल ऑफ प्रोडक्शन में क्या था, प्रोडक्शन की यूनिट्स दे देते थे और सेमी वेरिएबल कॉस्ट दे देते थे। इसको हम ऐसे सोल्व करते थे कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालते थे। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इस केस में कैसे निकलती है, इस केस में निकलती है जब हम चेंज इन अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर लेते हैं, उसको अगर हम डिवाइड कर लेते हैं चेंज इन प्रोडक्शन से तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकल जाता है। इससे हम हमारे फिक्स्ड कॉस्ट को आगे कंप्यूट कर लेते हैं, जिससे हम दोनों को सेग्रीगेट कर देते हैं। टोटल कॉस्ट में कितना पोर्शन फिक्स्ड का है, कितना पोर्शन वेरिएबल कॉस्ट का है। मेथड नंबर 5 में चलते हैं, लीस्ट स्क्वायर मेथड। लीस्ट स्क्वायर मेथड में क्या होता है, ये मेथड यूज़ करता है लीनियर इक्वेशन को। लीनियर इक्वेशन कौन सी है, y=mx+c, ये वाली हमारी लीनियर इक्वेशन को यूज़ करता है। अब लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, हमारे y का मतलब होता है टोटल कॉस्ट, m का मतलब होता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, x का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ आउटपुट और c का मतलब होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। इसमें क्या है, हमारे को 2 लेवल ऑफ आउटपुट दे देते हैं, उसमें क्या है वॉल्यूम हमारे को बता देते हैं कितना कितना वॉल्यूम रहेगा और हमारे को टोटल कॉस्ट दे देते हैं। इससे हम y=mx+c को यूज़ करके 2 इक्वेशन बना लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को सोल्व करते हैं तो हमारे को वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का पता लग जाता है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आने से हम फिक्स्ड कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पे। फोर्थ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है कंट्रोलेबिलिटी। कंट्रोलेबिलिटी में क्या होता है, हम कॉस्ट को डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में। पहला पार्ट है हमारा कंट्रोलेबल कॉस्ट और दूसरा अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। हम कंट्रोलेबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसको जिस पे एंटिटी का कंट्रोल होता है। एंटिटी कैन कंट्रोल दीज कॉस्ट्स। ठीक है, जिसका मैं एग्जांपल देता हूँ कि ये वो कॉस्ट है जिसको एंटिटी कंट्रोल कर सकती है। जैसा कि हमारा इसका एग्जांपल हो गया लेबर कॉस्ट एंड वेस्टेज ऑफ मटेरियल। ये कॉस्ट को एंटिटी कंट्रोल कर सकती है। अनकंट्रोलेबल कॉस्ट क्या हो गया, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट हो गया जिस पे एंटिटी का कोई कंट्रोल नहीं है, जो कि आउटसाइड ऑफ एंटिटी रहती है। जैसे मान लो सप्लायर है रेजेस रॉ मटेरियल प्राइसेस, ये भाई एंटिटी के हाथ में नहीं है। सप्लायर ने अगर रॉ मटेरियल के प्राइस हाई कर दिए तो हमारी कॉस्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते, ये हमारा अनकंट्रोलेबल कॉस्ट हो गया। ठीक है, फिर हमारा आता है फिफ्थ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होता है, नॉर्मेलिटी में क्या होता है, ये बताता है कि हमारे को इसमें कैसे ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मेलिटी कॉस्ट को 2 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। एक है नॉर्मल कॉस्ट, दूसरा है एबनॉर्मल कॉस्ट। अब नॉर्मल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है, नॉर्मल कॉस्ट और कॉस्ट नॉर्मली इनकर्ड, जो कि नॉर्मली इनकर करते हैं नॉर्मल लेवल ऑफ आउटपुट के लिए अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस एंड कंडीशंस। ठीक है, एबनॉर्मल कॉस्ट क्या होती है, एबनॉर्मल कॉस्ट आर कॉस्ट दैट इज नॉट नॉर्मली इनकर्ड टू अटेन नॉर्मल लेवल ऑफ आउटपुट, दीज कॉस्ट आर चार्ज टू कॉस्टिंग P&L। अब हम एबनॉर्मल कॉस्ट को क्या करते हैं, हमारे कॉस्टिंग P&L में ले जाते हैं। नॉर्मल कॉस्ट का एग्जांपल देखते हैं। नॉर्मल कॉस्ट का एग्जांपल हमारा लेबर कॉस्ट। एबनॉर्मल कॉस्ट का हमारा हो गया लॉस ड्यू टू फायर। ये हमारा एबनॉर्मल कॉस्ट हो गया। हमारी गोडाउन में कोई आग लग गई, उससे हमारा जो लॉस हुआ है वो हम सीधा कॉस्टिंग P&L में लेके जाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट फॉर मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। ये हमारा
सिक्स्थ क्लासिफिकेशन है। सिक्स्थ क्लासिफिकेशन क्या है, मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग के हिसाब से हम कैसे कॉस्ट को क्लासीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे, जिसका हमारा पहला पॉइंट है प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। प्री डिटरमाइंड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसको हम एडवांस में कंप्यूट कर लेते हैं बिफोर प्रोडक्शन और ऑपरेशन स्टार्ट्स। ये वो कॉस्ट होती है जिसको हम एडवांस में कंप्यूट कर लेते हैं विदाउट द स्टार्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस, ठीक है। और हमारा सेकंड कॉस्ट है स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है, ये एक प्री डिटरमाइंड कॉस्ट होती है दैट इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम मैनेजमेंट जिसको कैलकुलेट करता है। ये एक्सपेक्टेशंस होती है जो स्टैंडर्ड होती है। स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेशन होता है एफिशिएंट ऑपरेशंस का होती है, जो कि प्री डिटरमाइंड होती है, जो इसको मैनेजमेंट डिटरमाइन करता है। ये बताता है कि हमारे स्टैंडर्ड एफिशिएंट ऑपरेशंस पे हमारा कॉस्ट कितना लगना चाहिए। अब हम अगले क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में चलते हैं, जो कि है ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग में हमारा पहला पॉइंट है प्री डिटरमाइंड कॉस्ट क्या होती है। प्री डिटरमाइंड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसको मैनेजमेंट एडवांस में ही बिफोर स्टार्ट ऑफ प्रोडक्शन या ऑपरेशंस कंप्यूट कर देती है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट प्री डिटरमाइंड कॉस्ट होती है जिसको मैनेजमेंट अपने एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से कैलकुलेट करता है एज अ स्टैंडर्ड ऑफ एफिशिएंट ऑपरेशन, ठीक है। जब हमारे ऑपरेशंस एफिशिएंट होंगे तब कौन सी कॉस्ट लगनी चाहिए, ये मैनेजमेंट कंप्यूट करती है, उसे बोलते हैं हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट। हमारी मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, अमाउंट एट एनी गिवन लेवल ऑफ आउटपुट बाय विच एग्रीगेट कॉस्ट्स इंक्रीजेस एज वॉल्यूम ऑफ आउटपुट इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट। ये होती है मतलब जैसे जैसे एक यूनिट ऑफ आउटपुट इंक्रीज़ होगा तब हमारी कॉस्ट कितनी इंक्रीज़ होती है, उसे हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे एस्टिमेटेड कॉस्ट पे। एस्टिमेटेड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर एक्विजिशन या ऑफन इन टर्म्स ऑफ अ यूनिट और प्रोडक्ट कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल। एस्टिमेटेड कॉस्ट वो एक्सपेक्टेड कॉस्ट होती है मैन्युफैक्चरिंग या एक्विजिशन की, जिसको हम प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन जो हमारे को अवेलेबल है उसके बेसिस पे कंप्यूट करते हैं, ठीक है। डिफरेंशियल कॉस्ट क्या होती है, डिफरेंशियल कॉस्ट ये दो टाइप की हो सकती है, या तो इंक्रीमेंटल हो सकती है या डिक्रीमेंटल हो सकती है। इंक्रीमेंटल या डिक्रीमेंटल का मतलब क्या हुआ, या तो वो ज़्यादा हो सकती है या कम हो सकती है। डिफरेंशियल कॉस्ट इट रिप्रेजेंट चेंजेस इन द टोटल कॉस्ट। जब टोटल कॉस्ट ज़्यादा हो रही है तब उसको हम इंक्रीमेंटल बोलेंगे। जब टोटल कॉस्ट का लेवल कम हो रहा है तब उसको हम डिक्रीमेंटल टोटल कॉस्ट बोलेंगे। डिफरेंशियल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट समझ में आ गया। इम्प्यूटेड कॉस्ट क्या होती है, ये नॉमिनल कॉस्ट होती है जो कि कोई भी कैश आउटले इन्वॉल्व नहीं करती। जैसे कि मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने पे नहीं किया है कैश में, वो इसका एक एग्जांपल है, ठीक है। कैपिटलाइज्ड कॉस्ट क्या होती है, कैपिटलाइज्ड कॉस्ट ये वो कॉस्ट होती है जो दैट आर इनिशियली रिकॉर्डेड एज एसेट, जिसको हम एसेट की तरह से, वो कॉस्ट जिसको हम एसेट रिकॉर्ड कर देते हैं उसको हम बोलते हैं कैपिटलाइज्ड कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होती है, प्रोडक्ट कॉस्ट होती है दीज कॉस्ट आर एसोसिएटेड विद परचेज और सेल ऑफ अ गुड। जो कॉस्ट हम परचेज और सेल ऑफ अ गुड से एसोसिएट कर सकते हैं उसे हम प्रोडक्ट कॉस्ट बोलते हैं। और प्रोडक्शन सिनेरियो में इसको हम एसोसिएट कर सकते हैं कन्वर्जन और एक्विजिशन ऑफ मटेरियल एंड इनपुट्स फॉर सेल। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होते हैं वैल्यू ऑफ सेक्रीफाइस मेड और वैल्यू ऑफ बेनिफिट फॉरगॉन इन एक्सेप्टिंग एन अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन को चूज़ कर रहे हैं तो जो हमारा बेनिफिट हमने फॉरगो किया है या फिर जो भी हमारे को सेक्रीफाइस करना पड़ा है, जैसा कि हमने एलन मस्क के केस में देखा था, उसने जैसे 1 लाख की सैलरी और $50,000 का रेंट फॉरगो किया था या बेनिफिट फॉरगो किया था, उसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, जिसके लिए हमारे को कैश आउटले करना पड़ता है, ठीक है। शटडाउन कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो अगर हमने हमारे ऑपरेशंस बंद भी कर दिए तब भी हमारे को पे करनी पड़ रही है, उसको हम शटडाउन कॉस्ट बोलते हैं। जैसा कि एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने हमारा फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री हमने रेंटेड प्लॉट पे हमने एक फैक्ट्री बनाई है,
ठीक है। अब अगर हम हमारी फैक्ट्री को बंद कर देते हैं, हमारा कोई भी ऑपरेशन नहीं चल रहा है इस फैक्ट्री पे, पर इस बिल्डिंग का रेंट या फिर इस प्लॉट का रेंट हमारे को पे करना पड़ रहा है, वो हमारे लिए शटडाउन कॉस्ट है। संक कॉस्ट क्या होती है? संक कॉस्ट होती है हिस्टोरिकल कॉस्ट, इनकर्ड इन पास्ट होती है, यानी उसका हमारे करंट डिसीजंस पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता, उसको बोलते हैं हम संक कॉस्ट। एब्सोल्यूट कॉस्ट होती है, इट इज़ द कॉस्ट ऑफ एनी प्रोडक्ट, प्रोसेस और यूनिट, ठीक है। इन टोटलिटी में जो हमारे को कॉस्ट लगती है उसको हम एब्सोल्यूट कॉस्ट बोलते हैं। डिस्क्रिशनरी कॉस्ट, ये वो कॉस्ट है जिसका हम क्लियर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप किसी भी प्रोडक्ट से या फिर इनपुट या आउटपुट से नहीं दे पाते। फिर आता है पीरियड कॉस्ट। पीरियड कॉस्ट क्या होता है? ये वो कॉस्ट होती है जो हम एक प्रोडक्ट को असाइन नहीं कर सकते, बट ये एक पीरियड से रिलेट करती है, ठीक है। दे आर चार्ज अगेंस्ट रेवेन्यू ऑफ अ पीरियड इन विच दे आर इनकर्ड, ठीक है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट कौन सी होती है? ऑल्सो कॉल्ड आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट बोलते हैं इसको, एंड इट इज़ कॉस्ट दैट इन्वॉल्व इमीडिएट पेमेंट इन कैश, ठीक है। इम्प्लिसिट कॉस्ट, द कॉस्ट विच डू नॉट इन्वॉल्व इमीडिएट कैश आउटले, ठीक है। हो गया हमारे। एक बार फिर से इनको रिवाइज करेंगे। पहला क्या था हमारा? प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। प्री डिटरमाइंड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो मैनेजमेंट एडवांस में ही डिटरमाइन कर लेती है, यानी कंप्यूट करके रख लेती है। और स्टैंडर्ड कॉस्ट वो कॉस्ट जिसको मैनेजमेंट कंप्यूट करती है एज अ एक्सपेक्टेशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ एफिशिएंट ऑपरेशंस, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट क्या है? जो जैसे हमारा आउटपुट इंक्रीज होता है वैसे वैसे हमारे कितना कॉस्ट इंक्रीज हुआ उसको हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। एस्टिमेटेड कॉस्ट वो एक्सपेक्टेड कॉस्ट होती है। एस्टिमेटेड कॉस्ट वो एक्सपेक्टेड कॉस्ट है जिसको हम करंट अवेलेबल इंफॉर्मेशन से कंप्यूट करते हैं। डिफरेंशियल कॉस्ट ये हो सकती है, या तो इंक्रीमेंटल हो सकती है, डिक्रीमेंटल हो सकती है। ये रिप्रेजेंट करती है चेंजेस इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन लेवल ऑफ एक्टिविटी, ठीक है। इम्प्यूटेड कॉस्ट क्या होती है? इम्प्यूटेड कॉस्ट आर दोज नॉमिनल कॉस्ट विच डू नॉट इन्वॉल्व एनी कैश आउटले। कैपिटलाइज्ड कॉस्ट होती है कॉस्ट दैट आर इनिशियली रिकॉर्डेड एज एसेट्स। और प्रोडक्ट कॉस्ट होती है कॉस्ट एसोसिएटेड विद द परचेज और सेल ऑफ अ गुड। और एक प्रोडक्शन सिनेरियो में हम इसको एसोसिएट कर सकते हैं कन्वर्जन या एक्विजिशन कॉस्ट से। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है इट्स द वैल्यू ऑफ सेक्रीफाइस मेड और वैल्यू ऑफ बेनिफिट फॉरगॉन। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट होता है जो कि हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है जिसके लिए हमारे को कोई कैश आउटले करना पड़ता है। शट डाउन कॉस्ट होती है कॉस्ट दैट कंटिन्यूज टू बी इनकर्ड इवन व्हेन प्लांट इज टेम्परेली शट डाउन। संक कॉस्ट क्या होती है? संक कॉस्ट वो हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है जिसको हमने पास्ट में इनकर किया है। एब्सोल्यूट कॉस्ट जो हमने टोटलिटी में कोई कॉस्ट इनकर किया है उसको हम एब्सोल्यूट कॉस्ट बोलते हैं, यानी पर यूनिट नहीं होगा, इसके टोटल अमाउंट को हम एब्सोल्यूट कॉस्ट बोलेंगे। डिस्क्रिशनरी कॉस्ट वो कॉस्ट होती है दैट कैन नॉट बी टाइड विद द क्लियर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। पीरियड कॉस्ट होता है वो कॉस्ट जिसको हम दे आर रिलेट टू अ पीरियड ऑफ टाइम एंड आर चार्ज अगेंस्ट रेवेन्यू ऑफ द पीरियड, ठीक है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? जो आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट होती है और ये इमीडिएट कैश आउटले कैश पेमेंट इन्वॉल्व करती है। इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है जिसके लिए हमारे को कोई भी पैसा पे नहीं करना पड़ता। अब हम स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 6, मेथड ऑफ कॉस्टिंग एंड टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग। मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग एंड टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग। अभी कॉस्टिंग के मेथड्स और टेक्निक्स से बात करता है, टेक्निक्स से डील करता है ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि मेथड्स और टेक्निक्स में डिफरेंस क्या है। मेथड्स जो होते हैं वो क्या बोलते हैं? इंडस्ट्री स्पेसिफिक होते हैं, बट कॉस्ट टेक्निक्स जो होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, यानी ये टेक्निक्स हम हर जगह पे यूज़ कर सकते हैं। पर मेथड ऑफ कॉस्टिंग क्या होते हैं? वो हम एक इंडस्ट्री के लिए स्पेसिफिक होते हैं। अब हम देखते हैं पहले हमारा मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, यानी स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ में कौन से मेथड यूज़ होते हैं वो देखते हैं। हमारा पहला होता है सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग। सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग में क्या होता है? जब हम कॉस्ट डिटरमाइन करते हैं तो हम कॉस्ट पर प्रोडक्ट पे डिटरमाइन करते हैं। इस मेथड में पर प्रोडक्ट में कॉस्ट डिटरमाइन करते हैं। ये हमारा यूज़ होता है ब्रिक्स और कोल के अंदर, ब्रिक्स और कोल इंडस्ट्री के अंदर। बैच कॉस्टिंग सेकंड है हमारा बैच कॉस्टिंग। सेकंड बैच कॉस्टिंग में क्या हुआ है? बैच क्या होता है? बैच रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ स्मॉल ऑर्डर्स पास्ड थ्रू प्रोडक्शन। इसमें क्या करता है? हम कॉस्ट एसरटेन करते हैं पर बैच, ठीक है। जैसा कि हमारा एग्जांपल है कोल्ड ड्रिंक्स में यूज़ होता है ये वाला बैच कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग क्या होता है? जॉब कॉस्टिंग क्या बोलता है? बैच कॉस्ट इज एसरटेन पर जॉब सेपरेटली। इसमें क्या होता है? हर जॉब के लिए हम हमारी कॉस्ट को अलग निकालते हैं। जैसे कि हमारा प्रिंटिंग प्रेस हो गया या मोटर वर्कशॉप हो गया, उस केस में
जॉब कॉस्टिंग हम अप्लाई करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होता है, इसमें क्या होता है, कॉस्ट ऑफ ईच कॉन्ट्रैक्ट इज सेपरेटली एसर्टेड, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में क्या करते हैं, हम हर कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट जो है उसको अलग से सर्टेन करते हैं। इसमें क्या है, ये अप्लाई कहाँ पे होता है, ये अप्लाई होता है कंस्ट्रक्शंस में। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग, मान लो कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स हो गया, ब्रिज एक्सेट्रा हो गया, ठीक है। अब हमारा है चौथा पॉइंट, पाँचवा पॉइंट, प्रोसेस को। हम हर प्रोसेस की कॉस्ट को एसर्टेन करते हैं। और प्रोसेस होता है, हर एक चीज़ को बनाने का अलग अलग प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, हर प्रोसेस, जैसे मान लो क्लॉथ बनाने का प्रोसेस है, क्लॉथ बनाने का प्रोसेस है, हम पहले क्या लेते हैं, कॉटन लेते हैं, कॉटन से हम थ्रेड बनाते हैं, थ्रेड से हम सीधा सीधा हमारा क्लॉथ बना के उसको सेल करते हैं। अब ये जो कॉटन है, कॉटन को थ्रेड में बनाने का जो प्रोसेस है, ये हमारा प्रोसेस वन हो गया, ये हमारा प्रोसेस वन हो गया, ठीक है। ये हमारा प्रोसेस टू हो गया, ठीक है। अभी प्रोसेस वन और प्रोसेस टू की कॉस्ट अलग अलग हम निकालते हैं, इसको बोलते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग, ठीक है। अब प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या होता है, जिसका एक एग्जांपल है मेकिंग पेपर फ्रॉम पल्प, या फिर जैसा कि हमारा मेकिंग क्लॉथ फ्रॉम कॉटन, ये एक एग्जांपल हो सकता है प्रोसेस कॉस्टिंग का। अब देखते हैं ऑपरेशन कॉस्टिंग। ऑपरेशन कॉस्टिंग बोलते हैं इसको हम, ये हमारे कहाँ पे यूज़ होता है, ये हमारे रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज में यूज़ होता है, और इसका एग्जांपल है ट्रांसपोर्ट या फिर रिटेल ट्रेड। मल्टीपल कॉस्टिंग क्या होती है, इसमें क्या करता है, ये ऊपर के जो मेथड्स हैं उनका कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकता है, जिसको बोलते हैं असेंबली ऑफ बाईसाइकिल में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग में क्या देखा हमने मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग में 7 मेथड देखे। 7 मेथड में पहला मेथड था हमारा सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग। सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग में हम पर यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट कॉस्टिंग को कंप्यूट करते हैं, ठीक है। जैसा ये यूज़ होता है ब्रिक्स और कोल इंडस्ट्री में। बैच कॉस्टिंग हमारा क्या होता है, इसमें हम एक बैच बनाते हैं, बहुत सारी यूनिट्स का एक बैच होता है। अब इस बैच की कॉस्टिंग करते हैं, यानी इस बैच में जितने यूनिट्स हो, हर एक यूनिट के ऊपर अपन कॉस्टिंग नहीं लगाते, हम पूरे बैच की कॉस्टिंग साथ में ही करते हैं। इसका एग्जांपल है कोल्ड ड्रिंक्स। जॉब कॉस्टिंग में क्या करता है, हम हर एक जॉब की कॉस्ट को अलग अलग एसर्टेन करते हैं। फिर आता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, इसमें हम हर एक कॉन्ट्रैक्ट जो हमने एंटर इनटू हुए हैं उनकी कॉस्टिंग अलग अलग करते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग, इसमें हम हर एक प्रोसेस की कॉस्टिंग अलग करते हैं। ऑपरेशन कॉस्टिंग हमारा अप्लाई होता है रेंडरिंग ऑफ सर्विस के लिए। और मल्टीपल कॉस्टिंग क्या है, ये ऊपर के छः मेथड्स को यूज़ करता है, जैसा कि हम अप्लाई करते हैं असेंबलिंग ऑफ बाईसाइकिल में, ठीक है। टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग में आते हैं। टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग क्या है, टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग वो यूनिवर्सल मेथड्स हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं हर इंडस्ट्री में। हमारा पहला टेक्निक क्या है, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग में क्या होता है, नंबर ऑफ़ फर्म जो होती है एक इंडस्ट्री में, वो एग्री करती है कि हम सेम सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग यूज़ करेंगे, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, ठीक है। सेकेंड टेक्निक है मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग इन्वॉल्व्स एसर्टेनमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट बाय डिफरेंशिएटिंग बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें क्या होता है कि मार्जिनल कॉस्ट जो है ना, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देता है और खाली कंसिडर करता है वेरिएबल कॉस्ट को। दिस मीन्स दिस डू नॉट कंसिडर फिक्स्ड कॉस्ट, ओके। फिर है हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टेक्निक है कॉस्ट एसर्टेनमेंट एंड कॉस्ट कंट्रोल की। ये हमने ऊपर भी पढ़ा था, जिसमें क्या बोलते हैं हम, इसमें क्या होता है, इसमें क्या बोलता है मैनेजमेंट हमारा पहले क्या करता है, प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड कॉस्ट, मैनेजमेंट प्री डिटरमाइन कर लेता है स्टैंडर्ड कॉस्ट को। फिर क्या होता है, इसमें हम मेज़र करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को। फिर थर्ड स्टेप होता है हमारा, मेज़र करने के बाद में हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, कंपेयर एंड फाइंड वेरिएंसेस। चौथा पॉइंट है टेक एप्रोप्रिएट एक्शंस। इसी के साथ हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग थर्ड टेक्निक भी ख़त्म हो जाती है। फिर आता है हमारे पास फोर्थ टेक्निक हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। हिस्टोरिकल कॉस्टिंग में क्या होता है,
कॉस्ट को हम एसरटेन करते हैं। एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट आफ्टर दे हैव बीन इनकर्ड, यानी ये कॉस्टिंग क्या होती है, ये हम पहले अप्लाई नहीं करते, जब हमारी कॉस्ट लग जाती है तभी हम इसको अप्लाई करते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हमारी एक्टिविटी कंप्लीट हुई, उसके ऊपर, उस एक्टिविटी के ऊपर हमारी कॉस्ट जितनी लगी है उसको हम एसरटेन करते हैं। ठीक है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो होती है वो ऑल कॉस्ट्स को चार्ज करती है, बोथ वेरिएबल एंड फिक्स्ड, जैसा कि हमने अभी देखा है। तो ऑपरेशन प्रोसेसेस और प्रोडक्ट्स में सभी फिक्स्ड एज वेल एज वेरिएबल कॉस्ट दोनों को कंसिडर करती है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। और जैसा कि मार्जिनल कॉस्टिंग में खाली वेरिएबल कॉस्ट कंसिडर करती थी, वैसे ही यहाँ पे टोटल कॉस्ट कंसिडर होती है। ठीक है। हमने अभी तक सभी क्लासिफिकेशन को पढ़ लिया है, तो अब हम देखते हैं प्राइम कॉस्ट क्या होती है, फैक्ट्री कॉस्ट क्या होती है और कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है, इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है। अब हम देखते हैं कंपोनेंट क्या है कॉस्ट के। कंपोनेंट देखा हमने, पहला कंपोनेंट देख लिया हमने डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, और तीसरा है हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस, चौथा है हमारा फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है। ये हमारे 4 कंपोनेंट है। प्राइम कॉस्ट में कौन सा कंपोनेंट आता है, प्राइम कॉस्ट में हमारा डायरेक्ट मटेरियल आता है, डायरेक्ट लेबर आता है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। ठीक है। इनडायरेक्ट कोई खर्चा नहीं आता, फैक्ट्री ओवरहेड भी नहीं आता, तो ये क्या हुआ, हमारा फैक्ट्री ओवरहेड नहीं आएगा इसमें। ठीक है। अब हम चलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट में। फैक्ट्री कॉस्ट में क्या होगा, फैक्ट्री कॉस्ट में हमारा डायरेक्ट मटेरियल आएगा, डायरेक्ट लेबर भी आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आएगा और फैक्ट्री ओवरहेड्स भी आएंगे। ठीक है। इनमें सभी आते हैं। और कन्वर्जन कॉस्ट में क्या होता है, कन्वर्जन कॉस्ट में क्या होगा, कन्वर्जन कॉस्ट में हमारा फैक्ट्री ओवरहेड तो आएगा ही, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आएंगे, डायरेक्ट और लेबर भी आएगा। ठीक है। पर हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल नहीं आएगा, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि कन्वर्जन में हमने मटेरियल को तो कन्वर्ट किया ही नहीं, मटेरियल तो जैसा था वैसा ही रहता है, उसका हम खाली फॉर्म कॉस्ट से रिलेटेड दोनों कॉन्सेप्ट अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।